नमस्कार, जोहार दोस्तों। जीत टीचर सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, अपने सपने के पीछे ऐसा भागो कि तुम्हें पाना किसी का सपना बन जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में आज आपको मिलवाने जा रहे हैं जमशेदपुर में रहने वाले झारखंड की शान एक्स कमिश्नर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर विजय सिंह जी से, जिन्होंने अपने कार्यकाल में काफी कुछ अचीव किया है। अभी रिटायर्ड हो गए हैं और रिटायर होने के बाद भी निरंतर समाज सेवा में लगे हुए हैं। लोगों को जागरूक करने में, उनका हर सुख दुख में मदद करने में लगे हुए हैं। तो आइए मिलते हैं विजय सिंह जी से और इनसे सुनते हैं आज तक की इनकी कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार। जी की चाय के सेशन में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपकी जो जर्नी रही है, लास्ट आपने कमिश्नर से रिटायर्ड हुआ है, तो आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसे पहुंचे, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ के रहने वाले सर, थोड़ा इसके बारे में जानकारी चाहिए। मैं बेसिकली रांची में रहने वाला हूँ। मेरे फादर वहाँ पुलिस में डीएसपी थे। जी जी। वहीं रांची में ही शिक्षा दीक्षा हुई हम्म। और फिर मैं पीएचडी कर रहा था। पीएचडी पूरा नहीं हो पाया। ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ। तो अब फिर जॉब की बात आई तो फिर यूपीएससी, जेपीएससी, उस समय बीपीएससी हुआ करता था, बिहार पब्लिक सर्विस। मैं 32nd बैच का डिप्टी कलेक्टर था और पूरे यात्रा के दौरान विभिन्न पदों पर, विभिन्न जगहों पर होते हुए और मैं लास्ट में रिटायर हुआ, जैसा आपने कहा कि कोल्हान आयुक्त के तौर पर मैं रिटायर हुआ 2019 के लास्ट में। ये जर्नी बहुत अप डाउन रहा और बहुत सारे कड़वे भी अनुभव हैं, अच्छे अनुभव हैं। जॉब से रिलेटेड लोगों के प्रति मेरा क्या सोच था, क्या होना चाहिए, ये सब बहुत तरह की बातें है मन में। यदि आप जानना चाहेंगे तो विस्तृत रूप से मैं बता पाऊंगा इसको। यस सर, आप बताइए कि आपका जो जॉब पीरियड रहा है उसमें काफी चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता एक आईएएस जॉब करना, पब्लिक सर्वेंट का जॉब करना और वैसे वैसे फील्ड में रह के काम करना। झारखंड ऐसे भी इस मामले में थोड़ा सा काफी पिछड़ा हुआ है अवेयरनेस के मामले में। तो वहां पे जॉब करना कितना डिफिकल्ट रहा, क्या क्या चैलेंजेस है सर? मैंने अपने जर्नी शुरू किया यहीं, आपको डुमरिया है, इसी जिले का एक प्रखंड है। मैं वहाँ 10 साल से हो रहा है। अच्छा। ये रिकॉर्ड है अभी तक का। अच्छा। तो वहाँ से आप जानते हैं कि वो विशुद्ध जनजातीय क्षेत्र है, तो जनजातीय लोग सीधे होते हैं, तो उनके प्रति जो भी काम कर पाया और संतुष्ट हूँ उससे। जनजातियों के विकास से, जनजातियों के साथ उस समय नक्सल का प्रभाव शुरू हुआ था, ये बात है 98 का, लेकिन उस समय तक पूरा फैला नहीं था। तो उस समय काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिला एडमिनिस्ट्रेशन में। कोई बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर नहीं हुआ। उसके पश्चात मैं डिफरेंट पदों पर रहा, तो जो सबसे चैलेंजिंग था वो डीसी के रूप में था। हाँ, डीसी, चूंकि आप समझ रहे हैं डीसी को सारी जवाबदेही रहती है, सारे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। सिमडे का डीसी था मैं। तो वहाँ कुछ चैलेंजेस आए, जैसे इलेक्शंस आया और नक्सल प्रभावित इलाका था, तो वहाँ कैसे कोऑर्डिनेट सीआरपीएफ और एसपी से करके नक्सल पर लगाम लगाया जाए, तो लोगों को राहत दी जाए। क्योंकि जब तक वो, अभी आप देख रहे हैं कि नक्सलवाद बहुत कम हो गया, इसकी वजह से विकास की धारा बह रही है। या तो केंद्र प्रायोजित योजना हो या फिर आपको राज्य प्रायोजित योजना हो। उस समय जा ही नहीं पाते थे लोग, तो उसको हम लोग ने बहुत हद तक समाप्त करने की कोशिश की, बहुत सफल भी हुए। और इसके अलावा वहाँ पर जो बहुत पिछड़ा इलाका है वो सिमडे का आज भी, तो जो भी संभव हो सका, मैंने पहली बार एक नए विषय को लाया, जिसमें पहले क्रिटिसिज्म हुआ। मैंने 10 प्रखंड है वहाँ, तो 10 प्रखंड में एक एक गांव डीसी का गांव के रूप में घोषित किया और उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। उसके पहले एमपी का गांव हुआ करता था। तो हमारे संगी साथी, चाहे जो भी उस लेवल के थे, डिफरेंट डीसीज, उन्होंने कहा भी कि ये क्या मजाक है। तो मैं सुनता रहा, लेकिन मैं अपने काम में लगा रहा। फिर जब सरकार ने ये किया कि नहीं, डीसी को गांव चुनना है, तब उन लोगों को ख्याल आया कि ये तो 5 साल पहले सिमडेगा डीसी ने किया था। तो इनोवेटिव वो ये है, तो उसके लिए कुछ अलग से फंड होता है जिसको हम लोग उसमें यूज करते हैं, खासकर उस गांव में। मॉडल गांव आप बता सकते हैं आप। हाँ, तो डीसी के द्वारा इनिशिएट किया हुआ मॉडल गांव है ये। तो वो बड़ा सुखद रहा
और आज भी लोग याद करते हैं उनकी बड़प्पन है, लेकिन याद करते हैं। हाँ, तो वो मेरा बड़ा सुखद अनुभव रहा और आज भी मुझे बहुत संतुष्टि है कि मैं उस काम को कर पाया। ओवरऑल विकास करने का कोशिश किया। डीसी का मुख्यतः काम होता है लोगों के जो सबसे वंचित हैं, अंत्योदय के लोग हैं, उनको कैसे ऊपर लाया जाए। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो भी मुझसे संभव हो सकता था, वो मैंने अपने पूरे दायित्व का निर्वहन अच्छे से करने की कोशिश की। बहुत हद तक सफल हुआ, कभी-कभी असफलता भी लगती है। जी, जी। ये दोनों पार्ट एक लाइफ का हाँ, पार्ट ही है। हाँ, सिक्के के आगे दो पीछे पहलू। वाले 2 पहलू हैं। जी, 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 तो आप ये नहीं कह सकते हैं कोई भी आदमी कि मैं बिल्कुल सफल हो गया। जी, जी, लेकिन कोशिश की। फिर उसके बाद मैं कमिश्नर रहा यहाँ। जी, कमिश्नर में आप जानते हैं कि एक ऐसा पद होता है जो डीसी, एसपी और डीआईजी की निगरानी के लिए बना रहता है जी, 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 और रेवेन्यू पावर होता है उसमें। जी, तो उसमें हाँ, कमिश्नर में मुझे एक चीज़ का बहुत खुशी है, वहाँ कोर्ट होता है कमिश्नर का। डीसी के बाद जो डीसी जो निर्णय देते हैं उसके विरुद्ध में अपील होता है वहाँ। जी, तो मैंने देखा कि 2004 से जी, मैं गया था 18 में, 2004 से लगातार कम से कम 150-200 ये पड़ा हुआ था आदिवासियों की ज़मीन की वापसी का। जी, वो पड़ा हुआ था, आदिवासी पैरवी नहीं कर पाते थे। तो मैं चलते-चलते सारे केसेस को फाइनल किया। उसमें मुझे खुशी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आदिवासी के फेवर में किया वो। तो वो एक मेरा बहुत सुखद है बड़ा अचीवमेंट हमको। लग रहा है। हाँ, सुखद हमको ये लगता है कि मैंने कुछ वो किया कर है। पाया जो जी, 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 4 से पेंडिंग था। जी, 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 और इसी तरह का वहाँ कुछ डेवलपमेंट कराना डीसी से, क्योंकि कमिश्नर के पास कोई फंड होता नहीं है जी, जी, डेवलपमेंट। डीसी को ही मॉनिटर करके आप कितना फंड आया, किस में आया, आप इसको अचीव कीजिए। जी, जी, उस समय यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम था जमशेदपुर में, आज भी है बहुत हद तक। जी, जी, तो यहाँ के खासकर एसपी उस समय बिरथरे जी हुआ करते थे, एसएसपी। तो उसको क्या करें यहाँ पर, और लॉ एंड ऑर्डर आदित्यपुर में कम था, चाबैसा में तो बिल्कुल नहीं था। जी, तो ये तीनों जिले में जो भी संभव हो सकता था एज ए कमिश्नर, जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, गाइडेंस का काम होता है, जी, अभिभावक के रूप में होते हैं, तो करने की मैंने कोशिश की है। और कुछ ऐसे काम हुए हैं मेरे द्वारा भी जो उसकी आत्मसंतुष्टि मुझे है। सर आप तो विभिन्न पदों पे रहे हैं, बहुत सारे अपने सर्विस पीरियड में जॉब किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे। कोई ऐसा काम जो आपको मेमोरेबल है आज भी और आपका माने टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं लाइफ का? नहीं, जॉब में मैं एक आपको रेफ़रेंस आपके इस माध्यम से, जीत की चाय के माध्यम से देना चाहूँगा। जी, 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 और ये यदि कोई प्रशासक सुने तो इसको भी फ़ॉलो करें। जी, जी, जब मैं सिमडेगा डीसी था, जी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक गाँव में गया। जी, तो वो गाँव के लोग बोले मरमडेगा गाँव का नाम है, जी, सिमडेगा से सटे हुए। जी, वहाँ एक डैम है, केलाघाट डैम। जी, जी, तो वहाँ के लोग बोले कि आज से 15 साल पहले ये एकदम हरियाणा था ये गाँव। जी, क्यों था? पानी आता था कैनाल का, डैम का पानी। जी, हम बोले क्यों बंद है? तो बंद इसलिए है कि वो खराब हो गया है जी, कैनाल, जो उस गाँव में जाता था। जी, तो मैंने कोशिश की कि हाँ भाई कितना पैसा खर्च होगा? फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाया कि हाँ बताइए इसमें कितना राशि आएगी खर्च? तो बोला 5,12,000 का एस्टिमेट दिया। बस मात्र 5,12,000 से 5,000 एकड़ का पटवन शुरू हुआ। वाह! जब हमारे मुख्यमंत्री जी तत्कालीन जी, श्रीमान रघुवर दास जी जब वहाँ पहुँचे चॉपर से, जी, जी, तो वो देखें हरियाली, क्योंकि झारखंड में दिखता नहीं है ना हरियाली। जी, जी, धान के समय दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखता है। सारे खेतों में पानी आ रहा है, पट रहा है। वो बोले कि कैसे संभव है ये? मैंने बताया सारा कुछ। और आप आज भी जाके मरमडेगा में देखेंगे, अभी भी वो चालू है और लोग अपना आपस में श्रमदान करके भी करते हैं इस काम को, जब जाम वगैरह हो जाता है नाला तो वो बड़ा सुखद अनुभव रहा है। 5,000 लोगों की किस्मत बदल गई, सिर्फ छोटे से रकम से। जो बड़े-बड़े खर्च करने में, देखिए अभी जैसे ये बहुत सारा सोनरेखा है, ईचा है, अभी तक लोगों को लाभ नहीं मिला है। तो इस तरह का छोटी राशि से भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, कमाल दिखा सकते हैं, लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। इसका मुझे पूरे करियर में सबसे ज़्यादा संतोष है। चलिए, आपने बहुत पदों पे रहे हैं सर। अभी यंग जनरेशन भी चाहते हैं कि वो भी कुछ ऐसा कोर्स करे, ऐसा जगह पे जाएँ, जहाँ से रह के वो समाज सेवा कर सके, लोगों का मदद कर सके, जिसके लिए ये सभी पोस्ट के लिए वो तैयारी करते हैं, आईएएस वगैरह बनना उनका एक सपना होता है। तो सर वो कैसे प्रिपरेशन करे, क्या करे कि इस पे आएँ और इस पे आने के बाद वो कितना बदलाव ला सकते हैं? देखिए ऐसा 2 तरह के हैं, एक कार्यपालिका है जी, जी, जी। और
एक विधायिका है। जी विधायिका का है कि काम नीति अच्छा बनाइए, जी कार्यान्वयन अच्छा कराइए, जी और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं, जी। या तो बीडीओ से लेकर आप चीफ सेक्रेटरी तक के लिए सारे प्रशासक हैं, हम्म, तो उनका दायित्व होना चाहिए, होता है, कि आप वहाँ के लोगों को, जिस क्षेत्र में आप पदस्थापित हैं, कैसे हम उसको, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधार करें। मोदी जी ने कहा है ना कि 47 तक, 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र होंगे। जी तो उसके लिए सबको प्रयत्न करना पड़ेगा, युवा को, अब हम जैसे रिटायर्ड लोगों को, अभी जो जॉब में हैं उनको, जो विद्यार्थी हैं उनको, कृषक हैं उनको, जैसे उन्होंने नारा दिया है 4 ही जातियां हैं, जी गरीबी और और 3। जी तो इसके आधार पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों को अपना कर्तव्य अच्छी ईमानदारी से करनी चाहिए। स्वतः ये देश प्रगति करेगा, और कर रहा है, प्रगति कर रहा है, लेकिन जो मनोभाव अभी भी होना चाहिए वो शायद नहीं आया है। कभी-कभी राष्ट्रभक्ति लोगों को जगती है जब बॉर्डर पर कुछ होता है, पुलवामा टाइप के, तो ये सतत होना चाहिए। जैसे इज़राइल कंट्री है, जी 24 घंटा वो लोग तैयार हैं, बच्चा-बच्चा तैयार है देश की रक्षा के लिए और देश के विकास के लिए। वही भावना हम लोग को लाने की ज़रूरत है, और एक प्रशासक का भी जवाबदेही है कि अच्छे नागरिक बने, और उसको कैसे हम विकास में अपने को सहभागी बनाएं, देश के विकास में, ये बड़ा दायित्व है। खासकर मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि उनका काम है 2। एक, अच्छी तरह से पढ़ाई करें। अच्छी पढ़ाई आपकी होती है तो आप अच्छे नागरिक बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे नागरिक बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आप अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। कोई भी अच्छा नागरिक ही अच्छा प्रशासक बन सकता है। अदरवाइज़ उसमें घमंड होगा, भ्रष्टाचार आ जाएगा, जो अभी भ्रष्टाचार जैसे समूल नष्ट कर रहा है हमारे सोसाइटी को। तो ये सबसे ऊपर उठने के लिए अच्छे नागरिक होना ज़रूरी है, और सारे स्कूल का भी दायित्व है कि अच्छे नागरिक पहले बनाने के लिए उनको वैसी ही शिक्षा दी जाए। अभी आप देख रहे हैं शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है, नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो चलिए, दे रहे हैं, दुरुस्त है, लेकिन अब का जनरेशन जो निकलेगा निश्चित रूप से बेहतर निकलेगा, और ज़्यादा देश प्रेमी होगा, और विकास में अपना रोल निभाएगा। तभी हम विकसित राष्ट्र कहला पाएंगे और बन पाएंगे। रिटायरमेंट के बाद सर सब चाहते हैं कि आराम करें, चलो अब उतना दिन सर्विस कर लिए हैं, फैमिली को टाइम दे, लेकिन आज भी आपको देखते हैं कि गाँव-गाँव, जंगल-जंगल घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो सर आपको आराम करने का मन नहीं कर रहा कि आप अभी भी गाँव और ये सब पे लोगों के साथ लगे हुए हैं? देखिए, आराम क्या करना है आपको, हर व्यक्ति को जब तक इस ज़िंदगी में आप ऊर्जा है और कुछ करने का जुनून है, तब तक अपना 100% देना चाहिए समाज के लिए। अभी हम लोग पहले एज ए प्रशासक थे, बहुत सारी बंदिशें रहती है प्रशासक में। आपको कभी-कभी लगेगा कि ये नीति सरकार की, मुझे भी लगा, मैं खुलकर नहीं बोलना चाहता हूँ, ये नीति लोगों के हित में नहीं है, ये वोट के लिए ज़्यादा है। लेकिन अब तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं। हाँ, पार्टी गाइडलाइन, जैसे मैं बीजेपी में हूँ, तो पार्टी गाइडलाइन जो मुझे कहेगा मैं उसमें चलूँगा, लेकिन अपना विवेक है ना, यहाँ स्वतंत्रता ज़्यादा है। तो आप अपने अनुसार, आपको लगता है कि विकास का राह ऐसे चल सकता है, तो आप उस धार में जा सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, तो पहले दिक्कत होती थी उसमें। तो सर आप जैसे कुछ चीज़ का मलाल रह गया कि आप प्रशासक रहते हुए ये सब नहीं कर पाए, जी बिल्कुल। तो अभी तो आप ऑफ द फील्ड आ रहे हैं, अब तो फील्ड में आप पूरा काम कर सकते हैं। कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ बकायदा, लेकिन यदि मुझे कुछ मौका मिले किसी का प्रतिनिधित्व करने का, जी और यदि योग्य मुझे समझा जाए पार्टी के द्वारा, अपने पार्टी के द्वारा, तो निश्चित ही मैं बड़ा काम करके दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो सबसे बड़ा समस्या है, इस जिले का ही नहीं, पूरे झारखंड का, 2 तरह की समस्या है जिसको लोग अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। पहला, जो यहाँ से पलायन गाँव से हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो खासकर गरीब लोग तबके के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है बाहर में, और परिवार से अलग हैं, उसका दुष्परिणाम अलग होता है। तो उनको कैसे यहीं रहने दिया जाए, और कैसे उनको एक रीजनेबल उनकी आय हो, उसके लिए जो भी उद्योग छोटा-छोटा बनाना हो, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, ताकि लोग यहीं रहें, परिवार के साथ रहें, उससे बहुत सामाजिक संतुलन रहता है। दूसरा, उससे भी खतरनाक ये है कि आप 18,000 करोड़ लगभग इस शहर से प्रति वर्ष ये पैसा ड्रेन हो रहा है, जो बच्चे आपके बाहर पढ़ रहे हैं, या बेंगलोर आजकल खासकर है, बेंगलोर साउथ में बहुत सारा सेंटर है,
पूरा मुंबई है, पुणे है, खासकर हैदराबाद है, चेन्नई है और दिल्ली है। दिल्ली तो है ही है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो ये और पढ़ने के अलावा भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईटी है, एमबीए का जो कॉलेजेस है, यहाँ है नहीं अच्छे। एक्सेल राय को छोड़ दीजिए, तो कोई है नहीं। और एक आध बीआईटी वगैरह है। तो प्राइवेट सेक्टर को लाकर यहाँ के लोगों का पैसा यहीं रहे और यहीं पर खर्च हो, ताकि यहाँ का मार्केट बूम कर सके, यहाँ की आर्थिक विकास हो सके, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप किसी पेरेंट से पूछेंगे तो यही बोलेंगे कि घर के पास रहे तो बहुत अच्छा, लेकिन सुविधा नहीं है। तो यदि मुझे मौका मिला तो ये 2 काम पर मैं प्रायोरिटी दूंगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक और है कि एयरपोर्ट बहुत बड़ा मसला है। और मुझे लगता है कि एयरपोर्ट पर शायद अभी तक बहुत गंभीरता से विचार नहीं हुई। मुझे अभी भी लगता है कि इस साल आने वाले दोनों चुनाव में भाजपा की जीत होगी, तो दोनों जगह एक सरकार रहेगा, तो जो ये बाधाएं हैं वो दूर होंगी। यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं, क्योंकि यहाँ के व्यवसायी वर्ग का बहुत बड़ा डिमांड है वो, और व्यवसायी वर्ग का डिमांड तो है ही है, साथ साथ यदि एयरपोर्ट बनता है ना, तो आसपास के लोगों का भी विकास होता है, बहुत विकास होता है, बहुत सारे संबंधित काम बढ़ जाते हैं, रोजगार मिलता है उससे। ये 3 चीज मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा तो है ही है, वो तो प्राइमरी चीज है। और गांव में स्वच्छ जल मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है, कोई भी सरकार कर रही हो, लेकिन वो चल रहा है। और अब वो स्थिति नहीं है जो 25 साल पहले थी, कि गांव में लोग, कहीं कहीं अभी भी सुनने को आता है, लेकिन ज़्यादातर जगह जाइएगा तो आपको कम से कम नलका है, चापाकल है। बहुत जगह तो अब टावर से पानी जा रहा है, घर घर में जा रहा है। ये तरक्की हुई है, नो डाउट। और कोई कहता है कि तरक्की नहीं हुई 25 साल और 20 साल में झारखंड बनने के बाद, मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा अनुभव गांव तक उस समय भी मैं देखता था, आज देखता हूँ बहुत फर्क है। तो यदि हम भाजपा की सरकार आती है दोनों जगह, तो बहुत सारे काम आप रघुवर जी के काल में देख लीजिए, क्योंकि दोनों जगह एक सरकार थी ना, तो पैसा आपको टाइमली आता था, टाइमली खर्च होता था। और एक क्या है ना, अभी जैसे अभी जो सरकार कर रही है कि हमको पैसा केंद्र से नहीं मिल रहा है, तो उसमें एक नियम बना हुआ है ना। आपको मान लीजिए कि 600 करोड़ मिला, तो आपको 200 करोड़ का पहले यूटिलाइजेशन भेजना पड़ता है, जो साधारण आदमी नहीं समझते हैं उपयोगिता है उसका। तो नहीं भेजिएगा तो नहीं देगा वो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो यहाँ राज्य में या फिर किसी की सरकार हो। तो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, जो गाइडलाइन है, एसओपी बोलते हैं उसको। तो ये 3 प्रायोरिटी खासकर है मेरा। और स्वच्छता वगैरह तो है, अपनी जगह है, वो तो हमेशा से प्रायोरिटी सबके लिए रहा है। ये खासकर 3 प्रायोरिटी मेरा रहा है। काफी खुशी हो रही है कि आपके जैसे लोग भी अब चाह रहे कि राजनीति में है, और आना चाहिए सर, निसंदेह आना चाहिए। आपके जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, और अलग अलग पदों पर रह के लोगों से मिले हैं, उनकी समस्याएं जाने हैं, तो ऐसे लोगों को निसंदेह आना चाहिए। और मैं भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को पार्टी भी टिकट जरूर दे और आगे बढ़ाए, कि इन लोग भी झारखंड के रूप में हम लोग जो सपना देखते हैं कि झारखंड का ऐसा विकास हो, तो उसमें आगे बढ़ सके। ये झारखंड को यदि अच्छी तरह से प्लान किया जाए, 20 साल लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर और इसको ईमानदारी से यदि उसको फॉलो किया जाए, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं, झारखंड आपको पूरे इंडिया का सरताज होगा, आर्थिक रूप से, और मुख्यतः आर्थिक रूप से, क्योंकि यहाँ पर अपार संपदा है। उसका दोहन गलत तरीके से भी हुआ, और बहुत जगह भी दोहन हुआ भी नहीं। आप देखिए, छोटा सा एक जगह है यहाँ पन्ना का है, कोई मतलब सरकार का कुछ हो नहीं रहा है, पड़ा हुआ है, उसी से कितना एक्सपोर्ट से पैसा आ सकता है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर, इस तरह से पूरे खनिज भरे हुए हैं। पर्यटन के लिए भी, पर्यटन के लिए तो हेवन है। विंटर, खासकर विंटर पर्यटन के लिए, विंटर टूरिज्म यहाँ जबरदस्त हो सकता है। उससे काफी बड़ी राशि भी सरकार को आएगी और वहाँ के आसपास के लोगों को जॉब भी मिलेगा। तो इस तरह की बहुत बड़ी संभावना है। आपको आज से 50 साल पहले एक जर्मन टीम आई थी यहाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस टीम का, उसने कहा था ये इसे झारखंड को देख के कि ये रूर एक जगह है जर्मनी में, इस नदी के किनारे, दामोदर को कहा था, दोनों साइड में, बोला ये रूर ऑफ एशिया है। मतलब जिस तरह वो जर्मनी जो रूर के किनारे, रूर नदी के किनारे जितने इंडस्ट्रीज लगे हैं, उस तरह का दामोदर के आसपास लग सकता है, और ये रूर ऑफ इंडिया होगा ही, एशिया भी आप कर सकते हैं। तो ये दुखद पहलू है कि हम लोग उतना नहीं कर पाए, कोई सरकार उस पर बहुत गंभीर नहीं हुई, और बहुत सारे कारण हैं। लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है,
सरकार उतना प्रेशर करके और कन्विंस करके लोगों को साथ नहीं ला पाई, और जो योजना बननी थी उसमें भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ गया। ये सब दूर करना पड़ेगा सरकार को, कमिटेड सरकार को लाना पड़ेगा, उसके लिए कमिटेड लोग आए। सर, यदि आपको पार्टी की तरफ से चांस मिलता है कि प्रतिनिधित्व करने का, तो आप प्रतिनिधित्व कीजिएगा कि नहीं, और यदि कीजिएगा तो झारखंड को कहाँ तक ले जाने का आपका सपना है? कल ही बात हो रही थी एक बड़े व्यक्ति से, नाम जी, नहीं जी। लेना चाहूंगा। जी, जी। मैंने उनको कहा कि यदि मुझे लोकसभा का टिकट दिया जाता है जी। तो मैं फर्स्ट इंटरव्यू में मैं एफिडेविट दूंगा, सारे प्रेस को दूंगा जी, कि ये मेरा एसेट है, 5 साल यदि मुझे मौका मिले जी। तो मैं 1 रुपया भी मेरा नहीं बढ़ेगा, यही रहेगा। किसी से ईडी से और किसी से इंक्वायरी करवा लीजिए, वो नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वो काम करना नहीं है, उसके लिए हम लोग नहीं आए हैं। जी, जी, जी। तो ये कमिटमेंट जो मेरे में है, अन्य यदि सारे में आ जाए सारे और में आ वैसे जाए। लोग निर्वाचित होकर जाएं तो निश्चित रूप से माहौल बदलेगा बहुत और बदलाव आएगा। बदलाव आएगा, और आप देखेंगे कि विकास क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सर, इतने चैलेंजिंग काम कर रहे हैं आप, हर जगह जाके पहले भी काम किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। परिवार के साथ कैसे आप रिलेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे टाइम दे पा रहे हैं? देखिए, इतने इतने पदों पर रहने के बाद भी मैंने अपने बच्चों को, जी, जी। शुरुआत में 10th तक तो बच्चे मेरे साथ ही थे, जी, जी। मुजफ्फरपुर हो या यही घाटशिला जो आप देख रहे हैं, जी, जी। वहाँ एक स्कूल है सेंट जोसेफ, वहीं इनिशियली पढ़े बच्चे। जी। और यदि आप घर में, मेरी वाइफ ज़्यादा पढ़ाती थी उन लोगों को, क्योंकि वो खुद ही पीजी हैं, तो उनका ज़्यादा रहता था। और बच्चे, संस्कार थोड़ा होता है ना, कुछ संस्कार होता है कि देखते हैं कि फादर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग को जॉब ही लेना है, हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, जी, जी। पैसा है नहीं कि ठेकेदारी करें और ये करें, जी। तो उसका असर होता है बच्चों पर। जी। और मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे दोनों अच्छे निकल गए, एक बेटा एक बेटी है। बच्चा, मेरा बेटा बड़ा है, जी। वो हार्वर्ड से उसने एमबीए किया। जी। संभवतः इस राज्य में अभी तक किसी ने हार्वर्ड से नहीं किया है आईएएस, अच्छा। आईएएस का बेटा या बेटी। जी, जी। तो वहाँ से एमबीए किया और आज हांगकांग में है, एक जी। कंपनी का वीपी है, अरे वाह! फाइनेंशियल कंपनी का। बहुत बढ़िया। और बेटी मेरी डॉक्टर है, एमडी है, गायनिक है, वो मुंबई में है एक हॉस्पिटल में। जी, जी। और इस तरह से वो लोग अपना अपना मुकाम चुने हैं, और हम लोगों ने कोई बाधा नहीं दी कि आपको ये पढ़ना है या ये पढ़ना है। दोनों पढ़कर आज अपनी जगह सेटल्ड हैं और वेल सेटल्ड हैं। और ये भी एक कारण है कि आप उधर से बिल्कुल निश्चिंत हैं। निश्चिंत होने से होता क्या है ना, कि आप अपना समय और पूरी तरह से आत्मीयता के साथ आप लोगों की भलाई के लिए कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि किस तरह से आप मेहनत करके इस पद पर पहुंचे थे, बच्चों को भी आपने यहाँ तक पहुंचाया, तो जो खुद और अपने परिवार का विकास कर सकता है, ऐसे लोग यदि राजनीति में आ जाए तो निसंदेह वो समाज का और देश का भी विकास जरूर करेंगे, इसका उम्मीद है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके जैसे लोग यदि आते हैं और उनको निसंदेह टिकट मिलता है, तो आप चैलेंजेस लेने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो टिकट मिले और आप लोग आगे आए और देश के विकास में साझेदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत आपका। धन्यवाद, और सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, जोहार, जय हिंद। दोस्तों, तो आज आपको मिलवाएं विजय सिंह जी से, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, एक्स कमिश्नर है कोल्हान के, और अभी बीजेपी से जुड़ के देश को, राज्य को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं। एक अच्छे समाज सेवी हैं। ऐसे लोगों से आपको निरंतर मिलवाते रहूंगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और पसंद आए तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि ऐसे लोगों को देख पाएं, सुन पाएं और मोटिवेट हो पाएं। धन्यवाद।